हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यहाँ फिर से स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और हम लास्ट क्लास में वर्किंग देख चुके थे अल्टरनेटर का। वहाँ पर हमने पढ़ा था एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन। उसी सिस्टम को आज हम पढ़ेंगे कि एक्साइटेशन सिस्टम्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है अल्टरनेटर को फील्ड बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पर तीन टाइप का एक्साइटेशन पढ़ना है, दैट इज डीसी एक्साइटेशन, सेकेंड वन इज स्टैटिक एक्साइटेशन एंड थर्ड वन इज ब्रशलेस एक्साइटेशन। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है लास्ट और सेकेंड। डीसी एक्साइटेशन एज कंपेयर्ड उनसे कम इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम आपको डीसी एक्साइटर्स का डायग्राम बना हुआ है, ये आपको नोट्स में है, उसी का ही डायग्राम मैंने लिया है। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें समझेंगे। तो हमारे जो अल्टरनेटर की फील्ड होगी, ठीक है, देखिए इसमें तीन मेन पार्ट्स हैं। ये थ्री फेज हमारा अल्टरनेटर हुआ यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब यहाँ पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमारा पूरा अल्टरनेटर है। इसके बाद ये मेन एक्साइटर, यहाँ से यहाँ तक बीच का ये जो है ये मेन एक्साइटर, और इधर के बाद जो है ये पायलट एक्साइटर, एक पायलट एक्साइटर, ठीक है। तो तीनों को किससे जोड़ा गया है? तीनों को ही एक ही शाफ्ट पर, ये देखिए ये जो डैश लाइन दिख रही है ये हमारा शाफ्ट कनेक्शन है, क्लियर है। इनको एक ही शाफ्ट पर क्या किया गया है? जोड़ा गया है। थ्री फेस अल्टरनेटर, पायलट और मुख्य उत्तेजक को। अब पायलट उत्तेजक एक डीसी शंट जनरेटर होता है। ये जो है एक शंट मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शंट जनरेटर है। ये देखिए ये डाइवर्टर लगा हुआ है, ये उसका फील्ड है, ठीक है, शंट फील्ड लगा हुआ है, डाइवर्टर है ये। देन हम अगर मेन एक्साइटर की बात करें तो मेन एक्साइटर जो है वो अल्टरनेटर के फील्ड से जुड़ा हुआ है। ये अल्टरनेटर का फील्ड है, क्लियर। और ये अब उसके स्टेटर पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, जिसमें वो आउटपुट सप्लाई यहाँ पर देगा। तो आई थिंक ये जो डायग्राम है वो क्लियर है, ठीक है। तो मुख्य जो जनित्र है वो सेपरेटली एक्साइटेड होता है, क्लियर। ये जो मेन एक्साइटर फील्ड है ये सेपरेटली एक्साइटेड है, क्लियर है। ये जो इसका जो एक्साइटर है वो इधर लगा हुआ है, मेन एक्साइटर का फील्ड, ये सेपरेटली एक्साइटेड है, ये शंट है पायलट वाला, क्लियर है। मुख्य जनित्र का, अब इसकी थोड़े वर्किंग पर देखते हैं। तो मुख्य जो जनित्र है, ठीक है, मेन एक्साइटर जो है उसका जो डीसी आउटपुट है वो अल्टरनेटर के यहाँ फील्ड वाइंडिंग पर देंगे। ये देखिए यहाँ से इसका डीसी आउटपुट होगा, इस टर्मिनल से, यहाँ से। तो ये जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? अल्टरनेटर के फील्ड से, और ब्रश तथा सर्पी वलय की सहायता से जोड़ा जाता है। इसको ब्रश, ये जो लगा हुआ है ये ब्रश है ये, और कम्यूटेटर की सहायता से, कम्यूटेटर सेगमेंट लगा हुआ है, इसकी सहायता से मेन अल्टरनेटर फील्ड पर इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कार्यप्रणाली है अगर हम समझे, तो यदि हम मेन एक्साइटर के फील्ड वाइंडिंग के करंट को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा? चेंज होगा। इसके आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज आएगा वह फील्ड अल्टरनेटर के वोल्टेज को चेंज करेगा, और वहाँ से फिर हमारा अल्टरनेटर का आउटपुट भी बदल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। लेकिन इस प्रणाली में क्या है? इसमें कुछ दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत है कूलिंग की, शीतलन की आवश्यकता होती है, कूलिंग की दिक्कत। दूसरा, क्योंकि ये भी डीसी मशीन लगा हुआ है, ये भी डीसी, तो यहाँ पर क्या होता है? मेंटेनेंस की भी दिक्कत होती है। क्योंकि मेंटेनेंस की दिक्कत इसीलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें जो ब्रशेस हैं और कम्यूटेटर जो लगाए गए हैं उन पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? दबाव बनता है, और वो बार बार रख रखाव के लिए होते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग्स लगाया गया है और ब्रशेस, कम्यूटेटर्स लगे हुए हैं, ये देखिए स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा?
जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाएगी। तो कूलिंग के कारण और मेंटेनेंस के कारण ये जो डीसी एक्साइटेशन है हमारा, ये क्या करता है, ये यहाँ पर जो इसका एक ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं। क्लियर है? अब हम चलेंगे हमारे दूसरे एक्साइटर, दैट इज स्टैटिक एक्साइटेशन। सी, स्टैटिक या स्थिर एक्साइटर, स्टैटिक एक्साइटेशन। अब एक चीज आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो शब्द है स्टैटिक, इसका मतलब क्या है? स्थिर। इसके पहले हमने देखा कि ये वाले जो डीसी एक्साइटेशन थे, इसमें डीसी मशीन्स लगे हुए थे जो कि इसको डीसी आउटपुट दे रहे थे। यहाँ पर क्या था, तो रोटेटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। बट इस डायग्राम को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए हम कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं लगाए हैं और सीधा सीधा इसमें क्या किया गया है, स्टैटिक भागों का, स्टैटिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये आपका अल्टरनेटर है, क्लियर, और ये उसकी फील्ड वाइंडिंग है। अल्टरनेटर के टर्मिनल हो गए, यहाँ पर लगा रहता है सीटी और पीटी। शायद आपने पढ़ा होगा सीटी एंड पीटी। सीटी किसको बोलते हैं? करंट ट्रांसफार्मर को, और पीटी जो होता है वो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसका काम क्या है? करंट को मेजर करना, और इसका काम क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल को मेजर करना। इसका जो आउटपुट है, ये देखिए, ये रेगुलेटर के थ्रू कहाँ जा रहा है? ये हमारा थायरिस्टर ब्रिज सर्किट लगा हुआ है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एक चीज़ पढ़ रहे हैं हम SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। वहीं पर ही ये ब्रिज, उसका एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज नेटवर्क आप समझते होंगे, कुछ ऐसे 4 इक्विपमेंट आपके डिवाइस लगा करके उसे ब्रिज बनाया जाता है। तो थायरिस्टर ब्रिज में दे रहे हैं। अब थायरिस्टर क्या करता है? तो SCR का काम है AC टू DC कन्वर्जन, हमने पढ़ा है रेक्टिफिकेशन का काम। यहाँ पर ये जो अल्टरनेटर जनरेशन जब चालू होगा, यहाँ पर इसका 3 फेज AC आउटपुट जो होगा, उसी 3 फेज AC आउटपुट को क्या करेंगे, हम एक ट्रांसफार्मर में देंगे, जो कि उसको 3 फेज लो वोल्टेज करके, क्योंकि ये हाई वोल्टेज रहता है, केवीज में रहता है, लगभग 11 केवी, इसको लो वोल्टेज करके इस थायरिस्टर ब्रिज को सप्लाई करेगा। क्लियर है? और ये थायरिस्टर ब्रिज का जो इंटरनल पी है, ऐसा रहता है ये, अगर आपने पढ़ा होगा थायरिस्टर ब्रिज या SCR के बारे में, तो ये 3 लेयर डिवाइस है, PN। और ये जो इंटरनल P है, ये क्या करता है? गेट का काम करता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। क्लियर? तो ये जो इंटरनल P है, गेट, इसी के सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? इसका आउटपुट जो है वो CT और PT से मिल रहा है। देन थायरिस्टर ब्रिज जो है, ये सबसे पहले देखिए 125 वोल्ट का एक बैटरी बैंक लगा हुआ है फॉर फील्ड फ्लैशिंग। ये क्यों जरूरी है? यहाँ पर जो हमारा, पहले तो ये ब्रिज को सप्लाई नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटर तो रुका हुआ है, तो उसको चालू करने हेतु, उसको चलाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल बैटरी बैंक की आवश्यकता होगी। और इस बैटरी बैंक को हम ब्रश और स्लिप रिंग की सहायता से, ये जो स्लिप रिंग लगा हुआ है, इससे फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देंगे। और ये एक डिस्चार्ज रजिस्टर लगेगा जब यहाँ से इसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है? जब ये इनिशियली ये क्या रहेगा? क्लोज्ड रहेगा, बंद रहेगा ये। ठीक है? तो ये क्या होगा? इससे सप्लाई जाएगी कहाँ? फील्ड में। फील्ड जो है वो चालू हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग, उससे जनरेशन चालू हो जाएगा। जब यहाँ पर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब इसका इनपुट वोल्टेज यहाँ इसको मिलना चालू हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे? इस स्विच को क्या कर दिया जाएगा? ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ये बैटरी बैंक का जो काम है वो खत्म हो गया।
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। फिर यहाँ से थायरिस्टर जो है वो सप्लाई देने लग जाएगा, और थायरिस्टर का आउटपुट क्या होता है, डीसी प्लस एंड माइनस डीसी वोल्ट। ये कहाँ सप्लाई करेगा, फील्ड वाइंडिंग को। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर कोई भी रोटेटिंग मशीन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसी कारण इसे स्टैटिक एक्साइटेशन कहा जाता है। ब्रिज एससीआर या थायरिस्टर ब्रिज की मदद से इसे क्या कर रहे हैं हम, सप्लाई दे रहे हैं किसको, डीसी फील्ड को। क्लियर है। तो ये जो थायरिस्टर ब्रिज वाला जो हमारा एक्साइटेशन है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डीसी एक्साइटेशन, सॉरी डीसी एक्साइटेशन में इसलिए इसे स्टैटिक एक्साइटेशन कहा जाता है, जो कि डीसी एक्साइटेशन से अलग होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और उन पॉइंट्स को लेकर के हम क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखेंगे। क्लियर। अब थर्ड एक्साइटेशन की ओर चलते हैं, दैट इज ब्रशलेस एक्साइटेशन। ब्रशलेस एक्साइटेशन। क्लियर है। तो ब्रशलेस एक्साइटेशन क्या होता है, अब नाम में इसका बहुत सारा चीज क्लियर है। ब्रश रहित, ब्रश रहित का ही मतलब हो गया कि वहां ब्रश नहीं लगा रहेगा। तो अब ब्रश नहीं लगा रहेगा तो कैसे उसको सप्लाई देंगे। देखिए, कभी भी किसी घूमने वाले भाग को याद रखना है कि कोई घूमने वाला भाग है, ये मान लीजिए घूमेगा, ये शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, इसको जब हम घुमाएंगे तो ये घूमेगा। तो अगर हम तार को ला करके इसमें जोड़ना चाहें तो क्या हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इसको जोड़ दिया जाए तो तार भी इसके साथ घूमने लगेगा और ये तो फेलियर है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसीलिए एक ब्रश लगाया जाता है दोनों एंड पर, दो ब्रश, और उसको फिर एक कम्यूटेटर की सहायता से इससे जोड़ा जाता है। तो ये जो है ये ब्रश्ड एक्साइटेशन कहलाता है, मतलब जहाँ ब्रशों का इस्तेमाल किया गया, जैसा हमने डीसी में देखा, जैसा हमने प्रीवियस स्टैटिक एक्साइटेशन में देखा। लेकिन यहाँ पर केस अलग है। अब यहाँ पर केस अलग कैसे है, यहाँ पर केस इसीलिए अलग है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, ब्रशलेस एक्साइटेशन देंगे। अब कैसे देंगे ये हम थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पहले पार्ट्स डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लगा हुआ है पायलट एक्साइटर, ये भी आपके डीसी एक्साइटेशन जैसा ही है। देन मेन एक्साइटर, देन यहाँ सिलिकॉन डायोड ब्रिज लगा हुआ है। अभी हमने देखा कि सिलिकॉन डायोड ब्रिज, डायोड है याद रखिए, थायरिस्टर नहीं लगाया गया है। और ये है अल्टरनेटर की फील्ड, ये हमारा अल्टरनेटर हो गया। सेम अल्टरनेटर का ये टर्मिनल, उसमें सीटीपीटी तो लगा ही रहेगा, अभी हमने देखा था करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और इसका जो आउटपुट है वो रेगुलेटर के थ्रू अगेन कहाँ गया हुआ है, थायरिस्टर कंट्रोल्ड ब्रिज यहाँ पर लगा हुआ है। ये सिलिकॉन डायोड ब्रिज है, ये है थायरिस्टर कंट्रोल ब्रिज, मतलब हमारा एससीआर का कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, कंट्रोल्ड डीसी टू फील्ड ऑन स्टेटर देगा। ठीक है, इसके स्टेटर को क्या करेगा, ये मेन एक्साइटर के स्टेटर को क्या करेगा, डीसी सप्लाई देगा। आर्मेचर ऑन रोटर, ठीक है, आर्मेचर इसका कहाँ है, रोटर पे है। फील्ड वाइंडिंग जो है वो स्टेटर पे लगा है, क्योंकि ये एक्साइटर है, मतलब डीसी की तरह ये काम कर रहा है। देन एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन रोटर, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन रोटर, इसके जो पायलट एक्साइटर है इसका जो रोटर है उसमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट से फील्ड बनाया गया है रोटर पर। क्लियर। और ये सॉलिड शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो है ये दोनों कपल्ड हैं। ठीक है। और 3 फेज पावर इसको क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है, कौन, पायलट एक्साइटर। ठीक है। अब हम इसके थोड़ी वर्किंग पर देखते हैं। प्राइम मूवर जो है वो मुख्य शाफ्ट पायलट उत्तेजक को चलाता है। ठीक है, प्राइम मूवर जो है वो ये जो मेन एक्साइटर है इसको चलाता है, ये प्राइम मूवर हो गया। फिर अल्टरनेटर, जो मेन एक्साइटर है और अल्टरनेटर का जो फील्ड है वो सिलिकॉन डायोड ब्रिज से जुड़ा हुआ है। क्लियर। और
पायलट उत्तेजक एक स्थायी चुंबक अल्टरनेटर होता है जिसमें रोटर में स्थायी चुंबक ध्रुव तथा स्टेटर में त्रिकला फेस आर्मेचर कुंडलन, इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा रोटर पर और 3 फेज की सप्लाई होगी स्टेटर पर, जो कि इसको आउटपुट में देगा। क्लियर? सेतु का जो डीसी आउटपुट है वो मुख्य उत्तेजक के संतुलित सेतु को दिया जाता है। ठीक है, यहाँ का जो ब्रिज का जो आउटपुट है कंट्रोल डीसी वो कहाँ देते हैं हम? मेन एक्साइटर के स्टेटर में देते हैं। और मेन एक्साइटर का जो आर्मेचर है वो रोटर पे लगा हुआ है, वो क्या करेगा? वो जो घूमने लगेगा तो जो शक्ति प्रदान करेगा बिना ब्रश तथा सर्पी वलय से किया जाता है। यहाँ आप कहीं पर भी ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं देख रहे। यहाँ जरूर आपको हॉलो शाफ्ट दिखेगा। ये जो शाफ्ट है ये क्या है? हॉलो है, अंदर से खोखला है, बट ये सॉलिड शाफ्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तेजना जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी? तो वो मिलेगी हमको ब्रशलेस। क्लियर? और सिलिकॉन डायोड ब्रिज ये क्या करेगा? ये यहाँ पर से शाफ्ट पर लगा रहेगा और ये डायोड ब्रिज होने के कारण ये क्या करेगा? इस डीसी एक्साइटेशन यहाँ पर फील्ड में प्रोवाइड कराएगा। तो ये ब्रशलेस एक्साइटेशन जो है ये हमारा इस तरीके से काम करता है। अब अगर हमें आउटपुट में कोई चेंज करना है या मान लीजिए इसके आउटपुट में कोई चेंज आता है तो ये रेगुलेटर के थ्रू ये क्या हो जाएगा? थायरिस्टर कंट्रोल ब्रिज का जो गेट टर्मिनल है वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर सिग्नलिंग हो जाएगी और वहाँ से इसका जो डीसी कंट्रोल डीसी था वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा और इसका इनपुट चेंज होने के कारण ये अब आउटपुट में चेंज लाएगा और इसके आउटपुट में जब चेंज आएगा तो हमारा डीसी अल्टरनेटर फील्ड जो है वो भी बदल जाएगा। तो एक टाइप का एक क्लोज लूप टाइप का एक सिस्टम है जो कि ब्रशलेस एक्साइटेशन पर बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ तक का जो हमारा एक्साइटेशन सिस्टम था वो ज़रूर कंप्लीट होता है, लेकिन हमें इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ना है। अब हमें जो पढ़ना है वह टॉपिक है वी कर्व ऑफ अल्टरनेटर, वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर। चलिए कुछ आगे इसकी बात करते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वी कर्व क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। वी कर्व, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कर्व कैसे बनाया जाता है, किसी दो क्वांटिटी के बीच खींचा जाता है। तो सबसे पहली जो हमारी क्वांटिटी होगी वो होगी क्या? IF, दैट इज फील्ड करंट एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर होगा आर्मेचर करंट। देखिए फील्ड और आर्मेचर दो करंट वहाँ फ्लो होगी। तो जो हमारा कर्व होगा वी कर्व वो किसके किसके बीच खींचा गया है? IA आर्मेचर करंट और फील्ड करंट IF। अब कर्व कैसा बनेगा? तो कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपका कुछ बना और ये लोडिंग है। ये जो आप देख रहे हैं ये लोडिंग है, ये फुल लोड है, ये हाफ फुल लोड है और ये नो लोड है। अलग अलग लोडिंग पर ये बनाया जाता है। यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो भी क्या करेगा? काम करेगा। ये जो आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं ये किसके लिए है? ये यूनिटी पावर फैक्टर को दिखा रहा है। जब हम इधर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा लैगिंग और जब हम इधर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा लीडिंग। क्लियर? तो जब पावर फैक्टर को वेरी किया जाएगा तो ये हमारा क्या होने लगेगा? एक्साइटेशन चेंज होगा जिसके कारण आर्मेचर करंट में चेंज आएगा और फील्ड करंट में चेंज आएगा। प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से होगी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देंगे तो हम पावर फैक्टर्स की बात करेंगे। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं हम लैगिंग। जब हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होता है तो क्या होता है?
लैगिंग पावर फैक्टर रीजन में आपका जो रिएक्टिव पावर है दैट इज Q, ये क्या होने लगता है, ये कंज्यूम होने लगता है, क्लियर, प्लस Q होने लगता है, मतलब ये इसमें बढ़ोतरी होती है तो लैगिंग की तरफ बढ़ता है। जब हम लीडिंग की तरफ जाएंगे, लीडिंग पावर फैक्टर में Q जो है वो क्या होगा, वो वहाँ पर हमारा -Q कंज्यूम्ड होगा। थोड़ा सा कंज्यूम्ड वर्ड यहाँ उटपुटांग लग रहा होगा जरूर, बट थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो S इज इक्वल्स टू क्या होता है, P प्लस जे क्यू, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ जाता है तो Q में बढ़ोतरी होती है, क्लियर। और जब ये जो Q है, ये बढ़ा हुआ Q है, यदि इसको कोई यहाँ से ये प्लस प्लस होता गया, यदि इसको कोई क्या कर दे, यहाँ माइनस माइनस कर दे, तो हमारा पावर फैक्टर क्या बन जाता है, लीडिंग बन जाता है। कैपेसिटर यही काम करता है, रिएक्टिव kVAR और एक्टिव kVAR, ये बढ़ने लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ, और अगर ये आ जाएगा तो लीडिंग की तरफ। ये हमने वगैरह पढ़ा है। तो जब हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होगा, इसका मतलब मशीन जो है वो क्या हो रही है, ओवर एक्साइटेड। कर्व के जो ये यूनिटी पावर फैक्टर है, यहाँ नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन। जब ओवर एक्साइटेशन में जाएंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर की तरफ बढ़ेगा, आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम लैगिंग पावर फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे, इधर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आप फील्ड करंट को बढ़ाओगे आर्मेचर करंट कम होता जाएगा, क्योंकि लॉसेस जो हैं, क्यू का जो पावर कंज्यूम करने का जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से हमको ये कब होगा, ये अंडर एक्साइटेशन में होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन लिखूं, कंक्लूजन में यदि हम बात करें तो इसको एक समरी जैसा बनाते हैं। तो जब पावर फैक्टर, एक लिखते हैं पावर फैक्टर, एक लिखते हैं एक्साइटेशन और एक क्यू, तीन चीज मैं लिख देता हूं। तो पावर फैक्टर यदि लैग है और लीड है, दो पावर फैक्टर होंगे, और यूनिटी पावर फैक्टर है, चलिए तीन कर देते हैं इसको। तो एक्साइटेशन कैसा था, लैगिंग के केस में एक्साइटेशन था हमारा अंडर एक्साइटेड, लीडिंग के केस में था ओवर एक्साइटेड, यूनिटी में था नॉर्मल एक्साइटेड, क्लियर। अब हम लिखेंगे Q, तो लैगिंग में Q क्या है, प्लस, लीडिंग में Q माइनस, एंड नॉर्मल में 0, मतलब Q का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो एक्साइटेशन है उसको हम बदल करके पावर फैक्टर को बदल सकते हैं, और पावर फैक्टर बदलने से हमारा जो रिएक्टिव पावर वाला जो टर्म है वो बदलेगा, आर्मेचर करंट भी बदल जाएगा, देख रहे हैं यहाँ डाउन हो रहा है, यहाँ अप हो रहा है, फील्ड करंट को घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फील्ड एक्साइटेशन बढ़ेगा, ठीक है। एक्साइटेशन का मतलब क्या है, एक्साइटेशन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ फील्ड करंट। यदि फील्ड करंट मान लीजिए उसका रेटेड है 10 एम्पियर, तो ये हो गया नॉर्मल एक्साइटेशन। अगर हम उसको 8 एम्पियर करें तो ये हो गया अंडर एक्साइटेशन, और अगर हम उसको 12 एम्पियर करें तो ये हो गया ओवर एक्साइटेशन। ये किसको दिखाएगा, ये लैगिंग को दिखाएगा, ये किसको दिखाएगा, ये लीडिंग को दिखाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा हो रहा है कि एक्साइटेशन करंट बढ़ने का मतलब है वहाँ मैग्नेटाइजेशन जो है वो वीक हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी, प्लस हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा वहाँ पर क्या होने लगेगा, ओवर एक्साइटेशन, और पावर फैक्टर लीडिंग की ओर बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक ये वाला जो टेबल है ये आप सभी को क्लियर है, ये नोट कर लेंगे। और
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। एक और चीज़ होता है इसमें, इन्वर्टेड वी कर्व, या हम इसको डेल्टा कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड वी कर्व किसके किसके बीच प्लॉट होता है? तो इन्वर्टेड वी कर्व जो प्लॉट होता है वो होता है आई एफ। आई एफ मतलब फील्ड करंट, और यहाँ पर होगा पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर और फील्ड करंट का वैल्यू हम देखेंगे। तो एक हम बना लेते हैं आइडियल लाइन, इसको बोल देते हैं हम यूनिटी पावर फैक्टर। और अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा कर्व। तो जो कर्विंग है वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी, इन्वर्टेड वी के शेप की। और ये अब इसमें जो लोडिंग है वो कुछ इस तरह से है। पहला वाला ये जो फुल लोड, ये हाफ लोड, और ये नो लोड। ठीक है, देखिए लोडिंग बढ़ेगा तो फील्ड करंट बढ़ेगी, अल्टीमेटली आपका हाफ लोड पे कम होगा और फील्ड करंट की वैल्यू नो लोड पर और कम होगा। ये थोड़ा सा अपने से इंटरप्रेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर भी अगर हम बात करें, मान लीजिए हम ये हाफ लोड या नो लोड वाले कर्व को लेंगे, तो ये जो कर्व है ये यहाँ पर दिखा रहा है, ये नॉर्मल एक्साइटेशन को दिखा रहा है, क्योंकि ये पावर फैक्टर यूनिटी। जब हम इस नॉर्मल एक्साइटेशन से लेफ़्ट की ओर बढ़ेंगे तो और राइट की ओर बढ़ेंगे तो हमारा कर्व क्या हो रहा है? देखिए लेफ़्ट की ओर जाने से कर्व जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। मतलब फील्ड करंट को इधर हम जब कर रहे हैं तो पावर फैक्टर कम हो रहा है। पावर फैक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं? लैगिंग। और जब पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर देखिए, अगेन अगर हम फील्ड करंट को इधर से कम करते गए, या आप बोले कि बढ़ाते गए, तो पावर फैक्टर का मान जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ से देखिए फील्ड करंट की वैल्यू चेंज करने पे पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो पावर फैक्टर जब इंक्रीज करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीडिंग। इंक्रीज करके कहाँ गया? यूनिटी पे आ गया। यूनिटी से फिर क्या हुआ? कम हुआ। ये पावर फैक्टर जो है ये क्या कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्मल एक्साइटेशन से लैगिंग, राइट हैंड साइड पर लीडिंग। क्लियर? तो ये हमारा जो है ये इन्वर्टेड वी कर्व हुआ। ठीक है, अब ये दोनों कर्व का इम्पोर्टेंस क्या है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व जो है वो हमारे सिंक्रोनस मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सिंक्रोनस मशीन की, चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो। ठीक है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोल सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये दो टॉपिक भी जानना ज़रूरी है। तो आज हमने जो क्लास पढ़ी उस क्लास में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा एक्साइटेशन सिस्टम, दूसरा हमने देखा वी कर्व, तीसरा हमने देखा डेल्टा कर्व या इन्वर्टेड वी कर्व। ये तीन में से मैं एक क्वेश्चन अगर चुनूं तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व में से एक आएगा और एक्साइटेशन के तीन जो टाइप हैं उनमें से कोई भी एक पूछा जाएगा, जिसमें सेकंड और थर्ड इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और इतने टॉपिक को आपको ज़रूर से पढ़ करके रखना है। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर पर। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही एंजॉय करके पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।